अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बच्चे, इस लेक्चर में हम देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, यानी कि सांस लेने का जो अमल है वो किस तरह वकूफ़ पजीर होता है। मैकेनिज्म उसका हमने देखना है। ठीक है, तो बच्चे बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि चार शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं, आपको लॉन्ग नहीं आना इस चैप्टर में से। तो तीन चार टॉपिक हैं, इसमें से शॉर्ट लाजमी आ जाना है आपको। ठीक है, तो हम ये देखेंगे। अच्छा, सबसे पहले हम देखते हैं कि ब्रीदिंग किसे कहते हैं बेटा जी हम। ठीक है, तो ब्रीदिंग आपको पता है कि एक प्रोसेस है जिसमें हम सांस अंदर लेकर जाते हैं और सांस बाहर निकालते हैं, यानी कि तनफ्फुस का अमल। तो क्या डेफिनेशन लिखेंगे आप? ब्रीदिंग इज अ फिजिकल प्रोसेस, यानी कि आपके जिस्मानी हरकत हैं ये। ठीक है, इन विच एयर इज टेकन इन टू द लंग्स एंड एक्सपेल्ड आउट द लंग्स, यानी कि हवा को फेफड़ों के अंदर लेकर जाना और उसे एक्सपेल करना, यानी कि बाहर निकालना। ठीक है, अब इसके दो स्टेप्स हैं। कौन कौन से? हमने कहा एक फेफड़ों के अंदर लेकर जाना और एक बाहर निकालना। अब उन्हीं को मुख्तलिफ नाम दे दिए गए हैं। ठीक है, किस तरह? आप देख सकते हैं कि जो हवा को अंदर लेकर जाने का अमल है उसको हम साइंटिफिकली इनहेलेशन बोलते हैं या इंस्पिरेशन बोलते हैं। ठीक है, इनके नामों से आपने घबराना नहीं है बच्चे। ठीक है, इनके नाम बिल्कुल याद रखने में आसान है, मैं आपको आसान कर देता हूँ अगर आपको मुश्किल लगे। इनहेलेशन या इंस्पिरेशन, वो बोर्ड वाला ये डिफरेंस का सवाल पूछता है कि इनहेलेशन और एक्सहेलेशन में फ़र्क बयान करें। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे इनहेलेशन या इंस्पिरेशन का मतलब है हवा को अंदर लेकर जाना। यहाँ पे आप देखें इन इन, यहाँ पे भी आ रहा है इन। ठीक है, तो इन साइड इसका मतलब है हवा को अंदर लेकर जाना, इन करना। ठीक है, और एक्सहेलेशन का क्या मतलब है कि हवा को बाहर निकालना, या हम इसको एक्सपायरेशन भी कहते हैं। तो ई एक्स से आप याद रखें एग्जट, यानी कि बाहर निकालना। अब आपको ये चीज़ मुश्किल ना लगे, यानी कि इनकी जो टर्म है वो अब आपको मुश्किल नहीं लगनी चाहिए। इंस्पिरेशन मतलब या इनहेलेशन मतलब इन करना, एक्सहेलेशन मतलब या एक्सपिरेशन मतलब एग्जिट करना, हवा को बाहर निकालना। तो अगर तो सिंपली डेफिनेशन आए बच्चे, तो आपने अगर पूछे कि इनहेलेशन की तारीफ लिखें तो आपने लिखना है इनहेलेशन मीन्स इन टेक ऑफ एयर इनटू द लंग्स। ठीक है, कि हवा को फेफड़ों के अंदर लेकर जाना इनहेलेशन, और एक्सहेलेशन की तारीफ पूछे तो आपने बताना है एक्सहेलेशन मीन्स मूविंग द एयर आउट ऑफ द लंग्स, यानी कि हवा को फेफड़ों से बाहर निकालना। तो ये फर्क है। आपने अगर वो पूछे ना सवाल सीधा सीधा सा कि डिफरेंशिएट बिटवीन इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन और डिफरेंस बिटवीन इंस्पिरेशन या एक्सपिरेशन, तो आपने इसकी सिंपल ये डेफिनेशन लिख देनी। लेकिन बेटा अगर वो आपसे पूछे इसका मैकेनिज्म बयान करें, ठीक है ना, ये अमल होता किस तरह है, आप वो बयान करें, तो वो भी वेरी सिंपल बेटा, कोई मुश्किल नहीं है इसमें। आप यहाँ पे देख सकते हैं डायग्रामेटिकली, और मैं आपको प्रैक्टिकली भी यहाँ बता सकता हूँ। आप बैठे बैठे तजर्बा भी कर सकते हैं। ठीक है, देखें बच्चे, होता क्या है कि हमारे जो पसलियों के मसल हैं बेटा, हम इनको इंटरकोस्टल मसल्स बोलते हैं। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज मैंने आपको बताया भी था पिछले लेक्चर्स में कि जो पसलियों के मसल होते हैं हम उन्हें इंटरकोस्टल मसल बोलते हैं। तो जब इंटरकोस्टल मसल क्या है बच्चे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, यानी कि जब सिकुड़ेंगे, तो उनके नतीजे में ये जो रिब केज है ना हमारा, ये जो पसलियों का जाल है, ये फैल जाएगा। अभी आप सांस अंदर की तरफ खींचें तो आप महसूस करेंगे ये जो पसलियों का जाल है ये फैल रहा है आपका। ठीक है ना, तो ये क्यों फैल रहा है? क्योंकि इंटरकोस्टल मसल है, जो पसलियों के मसल हैं वो सिकुड़े हैं, वो सिकुड़े हैं, कॉन्ट्रैक्ट किए हैं, और रिब केज क्या है, एक्सपैंड कर रहा है। ठीक है, और जब पसलियों के मसल सिकुड़े उसी वक्त ये जो डायाफ्राम है, ये जो डोम शेप स्ट्रक्चर है हमने पढ़ा था ये वाला, ये भी ये उस वक्त सिकुड़ता है। जब ये डायाफ्राम सिकुड़ेगा तो ये नीचे की तरफ हो जाएगा। ठीक है, जब पसलियों के मसल सिकुड़े तो रिब केज क्या है, फैल गया पसलियों का ढांचा। उसी वक्त डायाफ्राम सिकुड़ा तो क्या हुआ कि डायाफ्राम जो है वो नीचे की तरफ हो गया। अब उसके नतीजे में हुआ क्या है कि ये जो सीने के अंदर ये जो खला है, ये वाला एरिया ये जो बढ़ गया है, और इसके नतीजे में यहाँ हवा का प्रेशर जो है, इसके नतीजे में हवा के प्रेशर पर फर्क ये पड़ा कि हवा का प्रेशर बेटा जी कम हो गया है। ठीक है, अब हवा का प्रेशर यहाँ पे कम हो गया है, तो हवा का असूल है कि जहाँ पे उसका प्रेशर ज़्यादा होता है वहाँ से वो उस तरफ मूव करती है जहाँ पे, यानी कि ज़्यादा प्रेशर वाले इलाके से कम प्रेशर वाले इलाके की तरफ हरकत करती है हवा। अब मैंने बोला कि यहाँ पे प्रेशर कम हो गया है हवा का, क्यों? क्योंकि रिब केज एक्सपैंड किया है, डायाफ्राम नीचे की तरफ हुआ है,
खला यहाँ पे बढ़ गया है, स्पेस मिल गई है, और यहाँ पे हवा का दबाव कम हो गया है, हवा का प्रेशर बाहर ज़्यादा है, और बाहर से हवा तेज़ी के साथ क्या है, अंदर की तरफ आएगी, और ये है इनहिलेशन। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, कौन कौन से स्टेप्स हैं, कौन कौन से वाकयात हुए। ठीक है, इनहेलेशन के दौरान द इंटरकोस्टल मसल्स, यानी कि मसल लोकेटेड बिटवीन द रिब्स, जो मसल पसलियों के दरमियान होते हैं बेटा, वो कंट्रैक्ट किए, वो क्या किए, कॉन्ट्रैक्ट किए फॉर द अपवर्ड एंड आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ रिब केज। ठीक है, उसके नतीजे में ये कॉन्ट्रैक्ट किए। ठीक है, एट द सेम टाइम जो डायाफ्राम था वो भी कॉन्ट्रैक्ट किया। एक वक्त में दो कॉन्ट्रैक्शंस हुई हैं बेटा, एक जो पसलियों के इंटरकोस्टल मसल्स थे वो कॉन्ट्रैक्ट किए, एक ये डायाफ्राम जो है ये वाला, ये कॉन्ट्रैक्ट किया। ठीक है, और इन कॉन्ट्रैक्शंस के नतीजे में क्या हुआ है कि दीज टू कॉन्ट्रैक्शंस इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ द चेस्ट, और इसके नतीजे में ये जो वॉल्यूम है, ये हुजम है, वो बढ़ गया है। जो सीने का जो ये हुजम है, ये क्या है बेटा जी, बढ़ गया है। जब ये सीने का हुजम बढ़ गया है, ठीक है, द प्रेशर इनसाइड द चेस्ट इज रिड्यूस्ड, तो जो सीने के अंदर जो है, वो चेस्ट के अंदर जो है वो प्रेशर है वो कम हो गया है, एंड एयर इज मूव्ड इनटू द लंग्स, और हवा जो है वो फेफड़ों के अंदर भागती हुई आएगी। ठीक है, अब ये था इनहिलेशन का मैकेनिज्म। अब एक्सहिलेशन का इसके उल्ट है बेटा, यानी कि हवा को अंदर खींचा, इनहिलेशन, हवा को बाहर निकाला, एक्सहिलेशन या एक्सपिरेशन। अब हवा को अंदर बाहर निकाला है तो ये इसके उल्ट है। अब देखें यहाँ पे मसल क्या किए थे, यहाँ पे इंटरकोस्टल मसल्स और डायाफ्राम ये कॉन्ट्रैक्ट किए थे, यहाँ पे इसके उल्टा है, यहाँ पे रिलैक्स करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे बेटा जी, रिलैक्स करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे जब ये रिलैक्स करेंगे तो क्या होगा, जब ये जो इंटरकोस्टल मसल है, अब आप बैठे हुए हैं, आप सांस जो है वो बाहर की तरफ निकालें तो आपको पता चलेगा जो आपका रिब केज है, ये पसलियों का ढांचा है, वो अंदर की तरफ जा रहा है और नीचे की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो ये किसके नतीजे में हुआ है, ये इंटरकोस्टल मसल रिलैक्स किए। ठीक है, और उसी वक्त डायाफ्राम ने भी रिलैक्स किया है, और डायाफ्राम जो है इस रिलैक्स करने के नतीजे में ऊपर की तरफ उठ गया है। यहाँ पे नीचे की तरफ आ रहा था, ये तीर आप देख सकते हैं, और यहाँ पे क्या है, ऊपर की तरफ जा रहा है, ये डोम शेप गुंबदनुमा डायाफ्राम। ठीक है, और यहाँ पे अंदर की तरफ अब जो प्रेशर है हवा का बेटा, वो बढ़ गया है। अंदर की तरफ हवा का प्रेशर बढ़ गया है, तो आपको हवा का असूल पता है कि ये ज्यादा प्रेशर वाले इलाके से कम प्रेशर वाले इलाके की तरफ जाएगी। अंदर प्रेशर बढ़ गया है, बाहर प्रेशर कम हो गया। ठीक है, बाहर प्रेशर कम है तो ये तेजी से ज्यादा प्रेशर वाले इलाके से बाहर की तरफ चली जाएगी, यानी कि एयर मूव्स आउट, हवा अब बाहर की तरफ आ गई। तो ये क्या है, एक्सहिलेशन का या एक्सपिरेशन का मैकेनिज्म है। एक्सहिलेशन मींस मूविंग द एयर आउट ऑफ द लंग्स। तो इसमें कौन कौन से इवेंट्स होते हैं, द इंटरकोस्टल मसल्स रिलैक्स। ठीक है, अब इंटरकोस्टल मसल क्या किए हैं, रिलैक्स किए हैं टू मूव रिब केज इनवर्ड्स, और इसके नतीजे में क्या है, रिब केज जो है इनवर्ड्स अंदर की तरफ आ गया है। ठीक है, रिब केज इनवर्ड्स, एट द सेम टाइम द डायाफ्राम आल्सो रिलैक्सेस एंड मूव्स अप, डायाफ्राम मूव करके ऊपर की तरफ आ गया है। दिस टू मूवमेंट्स डिक्रीज द वॉल्यूम, इसके नतीजे में वॉल्यूम क्या हो गया है, डिक्रीज हो गया, कम हो गया है, किसका, चेस्ट का। ठीक है ना, सीने का। सो प्रेशर इनसाइड द चेस्ट इंक्रीजेस, अब चेस्ट के अंदर प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, एंड एयर इज फोर्स्ड आउट, और जो हवा है वो मजबूर हो जाएगी कि वो बाहर की तरफ जाए। ठीक है, तो एक दूसरे के उल्टा बेटा, सिंपल है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। इसमें क्या हुआ, इनहेलेशन में, सांस अंदर खींचने के अमल में, ये जो पहली डायग्राम है ये इनहेलेशन की है, और ये जो दूसरी है वो एक्सहेलेशन की है। ठीक है, इनहेलेशन में सांस हमने अंदर खींचना था, तो क्या हुआ कि ये जो इंटरकोस्टल मसल्स हैं पसलियों के, और जो डायाफ्राम है, ये दोनों सुकड़े हैं, और यहाँ पे एक्सहेलेशन में क्या हुआ है कि जो इंटरकोस्टल मसल है और डायाफ्राम है ये रिलैक्स हुआ है। ठीक है ना, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन हो रही थी, यहाँ पे रिलैक्सेशन हो। ठीक है, बस इतना फर्क है, और बाकी सारे दूसरे के साथ मैकेनिज्म जुड़े हुए हैं। ठीक है, आगे इसके साथ जुड़ा हुआ टॉपिक है बच्चे, रेट ऑफ ब्रीदिंग, यानी कि जो सांस है हम कितनी दफ़ा लेते हैं। ठीक है, हमारे सांस लेने का जो
रेट है वो क्या है, 1 मिनट में हम कितनी दफ़ा सांस लेते हैं, वो पढ़ना है। इसके लिए आपको अलग से लेक्चर मुझे करने की ज़रूरत नहीं है, ये एमसीक्यूज़ के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ह्यूमन ब्रीथ 16 to 20 टाइम्स पर मिनट। अब ये एमसीक्यूज़ है बच्चे, हम 1 मिनट में 16 से 20 दफ़ा सांस लेते हैं, ठीक है, इन नॉर्मल कंडीशन। जब आप नॉर्मली बैठे हो, कोई हार्ड वर्क ना कर रहे हो, ठीक है, तो आप 1 मिनट में कितनी दफ़ा सांस लेते हैं, 16 से 20 मरतबा, ठीक है ना, एट रेस्टिंग स्टेज में। लेकिन एक्सरसाइज के दौरान क्या होता है, ड्यूरिंग एक्सरसाइज और हार्ड जॉब मसल कैरी आउट सेलुलर रेस्पिरेशन। देखिए बच्चे, जब आप ज़्यादा काम करते हैं तो आपके मसल्स को ज़्यादा काम करना पड़ता है। मसल के काम करने से, ज़्यादा काम करने से क्या मुराद है कि जो मसल को, मिसाल के तौर पर जो हमें ग्लूकोज की सूरत में खुराक खून में शामिल हुई, मसल क्या करेंगे कि ऑक्सीजन जो हम अंदर लेकर जाते हैं, ठीक है, उसकी सेलुलर रेस्पिरेशन में होता क्या है कि जो खुराक में मौजूद कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड हैं उनको तोड़कर हमें एनर्जी मिलती है एटीपी की सूरत में। उस एनर्जी मिलती है और फजूल प्रोडक्ट के तौर पर बनती है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, और पानी भी बनता है, ठीक है। अब वो वाला पानी है जो वो हम जिस्म से बाहर भी निकालते हैं बुखारात की सूरत में, सांस के जरिए, तो ठीक है। तो जब हम ज़्यादा काम करेंगे तो मसल को भी ज़्यादा काम करना पड़ेगा, ठीक है ना। जब हम ज़्यादा कोई हार्ड जॉब करेंगे तो मसल को सेलुलर रेस्पिरेशन क्या है, ज़्यादा करनी पड़ेगी। जब हम सेलुलर रेस्पिरेशन ज़्यादा करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, जो बाई प्रोडक्ट है, वो भी ज़्यादा बनेगी। जब कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हमारे खून में बनेगी तो जो दिमाग में मौजूद रेस्पिरेटरी सेंटर्स हैं जो सांस लेने की रफ्तार को कंट्रोल करते हैं, उनके पास पैगाम जाएगा, भाई कार्बन डाइऑक्साइड बहुत मर रही है। तो वो फिर अल्टीमेटली उस कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना ज़रूरी है, जिस्म के अंदर तो नहीं ना रखना, खतरनाक चीज़ है हमारे लिए। तो दिमाग में मौजूद जो हसास होते हैं, अब ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि जो दिमाग में मौजूद रेस्पिरेटरी सेंटर्स होते हैं वो किसके लिए हसास होते हैं, ठीक है ना, वो सेंसिटिव किस गैस के लिए होते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड के लिए होते हैं, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड खून में जैसे ही ज़्यादा डिटेक्ट की उन्होंने, दिमाग में मौजूद इन्होंने रेस्पिरेटरी सेंटर्स ने, उन्होंने फ़ौरन पैगाम भेज दिया फेफड़ों को, डायाफ्राम को, भाई आप काम तेज़ कर दो, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड निकालनी है जिस्म से, तो आप तेज़ काम करोगे तो इसीलिए फिर क्या होगा, फिर ही हम कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल पाएंगे। तो वो क्या हो जाता है, उसके नतीजे में सांस लेने की रफ्तार बढ़ जाती है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन अंदर लेकर जा सकें और ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल सकें, ठीक है। तो नॉर्मली तो हम 16 से 20 दफ़ा जो है वो सांस लेते हैं 1 मिनट में, लेकिन जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो मसल ज़्यादा सेलुलर रेस्पिरेशन करते हैं और सो मोर कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस, तो उसके नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड भी ज़्यादा बनती है। जब ये कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगी खून में, द रेस्पिरेटरी सेंटर इन द ब्रेन डिटेक्ट्स ग्रेटर कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन ब्लड। तो जो रेस्पिरेटरी सेंटर्स हैं ब्रेन में, दिमाग में, वो डिटेक्ट करेंगे, ठीक है, इस ज़्यादा कंसंट्रेशन को कार्बन डाइऑक्साइड की। तो वो क्या करेंगे, फिर दिमाग के जो रेस्पिरेटरी सेंटर हैं, इट सेंड्स मैसेज टू दी मसल्स ऑफ रिब्स एंड डायाफ्राम एट ग्रेटर स्पीड, ठीक है। तो यहाँ से पैगाम चला जाएगा पसलियों के मसल को, डायाफ्राम को, भाई आप काम तेज़ करो। द स्पीड ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ दिस मसल इंक्रीजेज, और इसके नतीजे में इनकी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन ज़्यादा होगी, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, तो हवा अंदर आएगी, रिलैक्स करेंगे तो हवा बाहर जाएगी, और ये क्या है, स्पीड ज़्यादा हो जाएगी। सो द ब्रीदिंग रेट इंक्रीजेज अप टू 30 to 40 टाइम पर मिनट। तो इसके नतीजे में जो ब्रीदिंग का जो अमल है, सांस लेने का अमल है, वो 30 से 40 मरतबा हो जाएगा 1 मिनट में। आम हालात में 16 से 20 मरतबा, और जब आप कोई काम करेंगे तो वो काम के लिहाज से 30 से 40 मरतबा हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये नॉर्मल का और एक्सरसाइज का आपको फ़र्क मालूम होना चाहिए। नॉर्मली 16 से 20 दफ़ा और एक्सरसाइज के दौरान 30 से 40 मरतबा। मैंने बोला बच्चे कि कार्बन डाइऑक्साइड फजूल प्रोडक्ट के तौर पर बनती है, और साथ सेलुलर रेस्पिरेशन की अगर आप मसावात देखेंगे तो उसमें यह भी होगा कि उसमें आपको एक तो कार्बन डाइऑक्साइड जिस्म से निकलेगी सांस के ज़रिए, और एक पानी भी निकलता है, ठीक है ना। अगरचे वो बुखारात की सूरत में होता है, आपको नज़र नहीं आता। वी लूज ½ लीटर ऑफ वाटर अ डे थ्रो ब्रीदिंग, यानी कि हम सांस के ज़रिए
तकरीबन एक दिन में आधा लीटर पानी निकाल देते हैं, लेकिन हमें नज़र नहीं आता, वो अलग बात है क्योंकि वो बुखारात की सूरत में होता है। अगर आपने इसको डिटेक्ट करना हो कि हमें नज़र आए, तो उसने यही बोला है कि दिस इज़ द वाटर वेपर वी सी व्हेन वी ब्रीथ इनटू ग्लास। जब आप शीशे के सामने, मुंह के सामने शीशा करें और उसके ऊपर आप सांस मारें अपना, तो आपको वो थोड़ा सा गीला हुआ नज़र आएगा शीशे की सरफेस। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर आप जो सेलुलर रेस्पिरेशन के दौरान जो पानी बना था वो सांस के ज़रिए बाहर निकला है, ठीक है। तो ये था रेट ऑफ ब्रीदिंग। अच्छा, उसके बाद बच्चे छोटा सा है कि कंपोजिशन ऑफ द इनहेल्ड एंड द एक्सहेल्ड एयर। जो हवा आप अंदर लेकर जाते हैं और बाहर निकालते हैं, उसकी कंपोजिशन क्या है, उसकी तरकीब क्या है, उसमें क्या क्या होता है। तो हम देखेंगे जो हवा अंदर लेकर गए हैं और जो हवा बाहर निकाली है उसमें किस चीज़ की कितनी मकदार है, ठीक है ना। ऑक्सीजन की कितनी मकदार होती है, परसेंटेज में है, ठीक है ना, ये फीसद मकदार है। जो हवा हम अंदर लेकर गए हैं बेटा, ये एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है। 21% होती है ऑक्सीजन की मकदार जो हवा हम अंदर लेकर जाते हैं, और जो हवा हम बाहर निकालते हैं उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो 16% होती है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। जो यानी कि जो हवा हम अंदर लेकर गए उसमें ऑक्सीजन की मकदार 21% है, जो हवा बाहर निकाली उसके अंदर ऑक्सीजन की मकदार 16% है। जो हवा हम अंदर लेकर गए उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मकदार बहुत कम है, 0.04% है, ठीक है। और जो हवा बाहर निकाली है, क्योंकि सेलुलर रेस्पिरेशन हुई है, कार्बन डाइऑक्साइड बनी है, तो मकदार ज़्यादा है, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ज़्यादा है। नाइट्रोजन का वॉल्यूम बेटे इक्वल ही है, 79, ठीक है। वाटर वेपर्स ये वेरिएबल करते हैं, ठीक है, यानी कि ये ऊपर नीचे हो सकता है, इनकी खास मकदार नहीं है, ठीक है। और बाहर वाली जो हवा है उसमें ये सैचुरेटेड होते हैं जो हम हवा बाहर निकालते हैं। उसके बाद बेटा जी टेम्परेचर है। टेम्परेचर वेरिएबल है, यानी कि जो हवा हम अंदर लेकर गए हैं उसका टेम्परेचर वेरिएबल है। वेरिएबल क्यों है? कभी हमारे माहौल का टेम्परेचर गर्मी में 45-50 तक चला जाता है, सर्दी में 0 तक होता है, तो वेरिएबल है, तगैयर उसमें आता रहता है, ठीक है। लेकिन जो हम हवा बाहर निकालते हैं उसका टेम्परेचर वही होता है जो हमारे जिस्म का टेम्परेचर होगा। हवा अंदर से होकर आई है, ठीक है। अब हमारे जिस्म का टेम्परेचर नॉर्मली 37 रहता है, ठीक है ना, 37 सेल्सियस, ठीक है। तो क्योंकि हमारे जिस्म के एंजाइम जो हैं वो 37 पे बेस्ट परफॉर्म करते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि जो हवा हम बाहर निकालेंगे उसका टेम्परेचर वही होगा जो हमारे जिस्म का टेम्परेचर होगा। जो डस्ट पार्टिकल्स हैं, डस्ट पार्टिकल बेटा जो गर्द वगैरह के ज़रात हैं जो अंदर जा रही है हवा, उसमें वेरिएबल होते हैं, मतलब कि कम या ज़्यादा हो सकते हैं, ठीक है ना। मतलब कि हवा डस्ट ज़्यादा, डस्ट वाले एरिया में रहते हैं आप या कम, ये आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये कम या ज़्यादा हो सकते हैं। लेकिन जो हवा हम बाहर निकालेंगे उसमें जो डस्ट के पार्टिकल होंगे ऑलमोस्ट नन, उसमें कोई नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि इतने फिल्ट्रेशन के मैकेनिज्म आपने पढ़ा था कि म्यूकस होता है, नाक में बाल होते हैं, फिर फेफड़ों के अंदर म्यूकस होता है, ठीक है, विंड पाइप के अंदर, तो वो ज़रात को इंट्रैप कर लेता है, ज़रात को जाने नहीं देता आगे। तो जो बाहर हवा निकालेंगे उसके अंदर क्या ज़रात होंगे? कोई भी नहीं, ठीक है। तो ये एमसीक्यूज़ के लिहाज से ये भी इम्पोर्टेंट है। तो ये बच्चे, ये था हमारा आज का मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग और रेट ऑफ रेस्पिरेशन, ठीक है, रेट ऑफ ब्रीदिंग। तो आज के लिए इतना काफ़ी। अगले लेक्चर में हम बेटा डिसऑर्डर ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ेंगे। चलें बच्चे, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, अगले लेक्चर में मिलते हैं।